मेरे रेंटेड हाउस से डिस्प्लेस कर दे तो मैं उसे सू कर सकता हूँ क्या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर? क्योंकि मैं ऑनर तो हूँ नहीं, बट मेरे साथ गलत तो हुआ है यहाँ पर। सो बिल्कुल चिंटू, चैप्टर 1 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर तुम रिकवरी ऑफ पोजेशन क्लेम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास पोजेसरी राइट है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ वर्ड इजी। आज हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के थ्रू स्टडी करेंगे चैप्टर 1 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट दैट टॉक्स अबाउट रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी की पोजेशन की रिकवरी की जा सकती है रेदर देन मेयर कंपनसेशन अंडर चैप्टर 1 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि प्रॉपर्टी के ऊपर राइट्स किन दो बेसिस पे हमें मिलते हैं। फर्स्ट है ओनरशिप, जो कि होते हैं लीगल टाइटल होना हमारे पास, एंड सेकंड इज पोजेशन, जो क्या होता है फिजिकल कंट्रोल। जरूरी नहीं कि एक पर्सन के पास दोनों हो। फॉर इंस्टेंस एक ओनर है हमारा, उसने अपने हाउस का अगर रेंट पे दिया हुआ है तो उसके पास सिर्फ ओनरशिप है, अभी उसके पास क्या नहीं है, पोजेशन। सो अभी हम स्टडी करते हैं आगे रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को। हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया बेसिकली। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी को, जिसके हमारे पास दो सेक्शंस आ जाते हैं, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6। So first of all, let's study what is immovable property. It refers to land and things attached to earth. They are the immovable property. This means like हमारा कोई घर है, टेनेंसी वगैरह के केसेस हो गए, लीज पे लैंड लिया हुआ है, ये सारे केसेस जो हमारे होंगे वो किस में आएंगे, सेक्शन 5 और 6 के अंडर। तो सेक्शन 5 और 6 उसकी रिकवरी से डील करते हैं, बट इनका आपस में क्या डिफरेंस है। तो सेक्शन 5 हमें बताता है कि एक पर्सन बच्चों कैसे रिकवर कर सकता है पोजेशन को, और सेक्शन 6 एक रेमेडी बताता है कि कौन कौन फाइल कर सकता है सूट पोजेशन लेने के लिए। यानी कि सेक्शन 5 ने बताया कैसे और सेक्शन 6 ने बताया कौन कर सकता है। सो आइए अब इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है सेक्शन 5 दैट टेल्स अस अबाउट द रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो एज पर सेक्शन 5, a person entitled to possession of specific immovable property may recover it in manner provided by Code of Civil Procedure 1908। यानी कि जो भी बंदा पोजेशन के लिए इंटाइटल्ड है, वो ओनरशिप के थ्रू हो या फिर पोजेसरी राइट, जो हमने पढ़ा अभी कि दो तरह के राइट्स होते हैं, उसके बेसिस पर वो इंटाइटल्ड है, वो कैसे रिकवर कर सकता है उसे उस मैनर में जिस मैनर में बताया गया है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंडर। सो अब आगे बात की जाए, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है कि मेरी इंटाइटलमेंट बेटर है, प्लेंटिफ के ऊपर। अगर चिंटू केस फाइल कर रहा है कि मेरी इसके ऊपर से मुझे निकाल दिया गया है, मैं रेंटेड ओनर था, जो इसने स्टार्टिंग में हमें कहा कि मैं रेंटेड ओनर हूं, तो इससे प्रूव करना पड़ेगा कि इसके पास इंटाइटलमेंट है उसकी पोजेशन की। वो ये नहीं कह सकता कि जो ये रोहन था जिसने मुझे निकाला उसके पास वीक टाइटल है, उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा टाइटल स्ट्रॉन्ग है, ये नहीं कि उसका टाइटल वीक है। सो नाउ एक और क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि कैन अ पर्सन विद गुड टाइटल ऑक्युपाई थ्रू फोर्सिबल पोजेशन। मतलब कि अगर चिंटू का जो लैंडलॉर्ड था उसने जैसे इसे फोर्सिबल पोजेशन से निकाला, क्या वो कर सकता है? क्योंकि उसके पास ओनरशिप तो है ना, लीगल टाइटल है उसके पास, क्या वो कर सकता है? सो द आंसर इज नो। पोजेशन कैन बी रिकवर्ड ओनली थ्रू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो किसमें बताया गया है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंडर। उस प्रोसीजर को फॉलो करके ही रिकवर किया जा सकता है। सो इसीलिए इसके अंडर एक पर्सन लाइक अ रेंटेड ओनर जैसे चिंटू था हमारा, वो भी रिकवर कर सकता है अपनी पोजेशन को। सो अब आगे देखते हैं बच्चों, सेक्शन 6 बताता है कि कब कौन रिकवर कर सकता है, ऐसे कौन सा पर्सन इसमें सूट फाइल कर सकता है। सो सेक्शन 6 क्लॉज 1 सेज, सो ये सेक्शन बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड है, इसके एक एक पार्ट में पढ़ते हैं। सबसे पहले 6 क्लॉज 1 क्या कहता है, any person dispossessed without his consent and due process of law may recover possession under this section। यानी कि सेक्शन 6 के अंडर सूट कौन सा पर्सन क्लेम कर सकता है, जिसे डिस्पोजेस किया गया हो उसकी कंसेंट के बिना और विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सो एसेंशियल्स के आगे सबसे पहले तो उस बंदे के पास क्या होना चाहिए, जुरिसडिक्शनल पोजेशन, दैट इज वन रिकॉग्नाइज्ड बाय
लॉ लॉ के द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड है वैसे इसके पास पोजेशन होनी चाहिए। एंड सेकंड चीज, he must be dispossessed without his consent and the due process of law that needs to be followed। यानी कि जुरिसडिक्शनल पोजेशन में जरूरी नहीं कि ओनरशिप ही आए, इसमें हमारे पास टेनेंसी, बेलमेंट, सारी चीजें आ जाती हैं बच्चों। जैसे हमारे चिंटू था, हम उसके थ्रू ही देखे तो उसके पास अब जुरिसडिक्शनल पोजेशन थी क्या, क्योंकि वो रेंटेड ओनर था जी, उसके पास थी, उसका रेंटेड हाउस था। एंड क्या उसे उसकी कंसेंट के बिना डिस्पोजेस किया गया था? यस, किया गया था। लॉ प्रोसेस के बिना किया गया था जी, किया गया था। तो क्या चिंटू अपने लैंडलॉर्ड को पकड़ सकता है इसके लिए? बिल्कुल पकड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसके ये एसेंशियल्स फुलफिल कर रहा है। वो किसी भी पर्सन के पास राइट नहीं है कि वो दूसरे पर्सन को बिना लॉ के प्रोसेस को फॉलो किए फोर्सिबली निकाल दे। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन जिसके हमें क्या बताते हैं। सो बच्चों एक बात याद रखना, जो सेक्शन 5 है वो तो बेसिकली बता रहा है कैसे रिकवर करनी है, यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉलो करके। बट मेन जो हमारा बढ़िया चीज है वो सेक्शन 6 में आती है, स्ट्रॉन्ग वाली, और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है। तो इसके अंदर एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, एक समरी रेमेडी तो देता है, बट इसके कुछ कंडीशंस भी है ना। अगर स्पीडी हमें रिकवरी मिल रही है तो उसके लिए कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, यानी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, उस टाइप की चीज है कि हमें कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ती है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल सूट फाइल करना पड़ेगा 6 महीने के अंदर। हाउएवर कोई भी पीरियड अगर ने बोनाफाइड किसी सूट में निकाल दिया, कोई और सूट था जो सेम चीज के लिए, उसे नेगोशिएट किया जा सकता है, उसे छोड़ा जा सकता है उस केस में। बट वैसे कितना टाइम है? 6 मंथ्स के अंदर अंदर करना पड़ता है। एंड अब क्या क्या खोना पड़ता है मेरे दोस्त, जो हमने अभी भी बात की, आइए देखते हैं जो हमें कौन बताता है। ये सेक्शन 6 क्लॉज 2 ने पहले तो क्या कहा कि सूट 6 महीने में दो भाई। दूसरी चीज इन्होंने क्या कही, सेक्शन 6 क्लॉज 2 क्लॉज ए ने क्या कहा कि कोई भी सूट गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं फाइल किया जा सकता। क्यों? क्योंकि एक स्पीडी रेमेडी है जिसकी वजह से बंदे को इमीडिएट पोजेशन मिल सकती है, और गवर्नमेंट को इससे क्या मिलती है? इम्यूनिटी, ताकि उन्हें प्रोटेक्शन मिल सके किसी भी ऐसे केस से। नेक्स्ट हमें किस चीज को खोना पड़ेगा? राइट ऑफ अपील और रिव्यू। सेक्शन 6 क्लॉज 3 मांग रहा है जो हमसे, वो कहता है and no appeal or review can lie for decree, order passed or order passed in such a suit। यानी कि जो ऑर्डर सेक्शन 6 के अंडर कोर्ट ने सुना दिया उसके लिए आप अपील नहीं डाल सकते, ना ही रिव्यू कर सकते उसे बाद में। क्यों? इसका भी एक चीज अगर देखी जाए ना, अगर तुम प्रैक्टिकली सोचो, स्पीडी रेमेडी है, अगर अपील पे अपील डलती रहेगी फिर क्या फायदा रह गया? फिर तो ऑर्डिनरी रेगुलर सूट है जो वही बन के रह गया ना ये। सो बट एक चीज हो सकती है इस केस में, क्या? अगर जुरिस्डिक्शनल एरर हो गया, यानी कि किसी इस कोर्ट की ऐसी कोर्ट की वहां पे चले गई जिसकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी ये करने की, तब एक रिवीजन की जा सकती है उस फैसले की। अब एक और चीज जो इसमें से हमें नहीं खोनी पड़ती वो क्या है? हमारा राइट फॉर रेगुलर सूट। यानी कि अगर हमें कोई डिक्रीज में मिल गई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेगुलर सूट नहीं फाइल कर सकता। ही कैन फाइल अ रेगुलर सूट, बट द मेन कंडीशंस ऑफ दिस सेक्शन दैट वी गेट इन द सेक्शन 6 इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन मस्ट बी हैविंग जुरिसडिक्शनल पोजेशन and is dispossessed without consent and laws process। And what does he have to do it within 6 months? He cannot do it against government, no appeal, but a regular suit can be filed। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमने सेक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे कवर कर लिया 2 सेक्शंस के अंडर। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी 2 सेक्शंस के अंडर आ जाता है, सेक्शन 7 एंड 8। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी कौन से होती है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि जो भी प्रॉपर्टी लैंड में नहीं लगी हुई और लैंड नहीं है वो क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। जैसे कि गाड़ी होगी, कोई स्टैचू हो गया, ऑल दो स्टफ्स। सो अब इसका सेक्शन 7 डिस्क्राइब्स how can a person recover possession, and section 8 describes in what circumstances a person who is not owner may be compelled to deliver goods to person entitled to immediate possession। यानी कि इसमें सेक्शन 7 तो 5 वाली ही बात बता रहा है जो सेक्शन 5 ने बताई थी कि कैसे रिकवरी करनी है
पोजेशन की। बट सेक्शन 8 डिफरेंट है यहाँ पे। वो क्या कहते हैं, वो ऐसे सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं जहां पे एक पर्सन जो ओनर नहीं है उसे कंपेल किया जा सकता है डिलीवरी करने के लिए गुड्स, जो उस पर्सन को जो इंटाइटल्ड है उसकी इमीडिएट पोजेशन के लिए। यानी कि यहाँ पे जरूरी नहीं कि जो पर्सन से कंपेल किया जा रहा है वो कोई क्रिमिनल था, उसने धक्के से ले ली। नो, वो ट्रस्टी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसे उन्होंने, मान लीजिए जो इमीडिएट पोजेशन वाला है ना, चाहे उसने खुद भी दी थी पहले, उससे भी ये कंपेल की जा सकती है। सो आइए अभी डीप में पढ़ते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है सेक्शन 7। ये बहुत इजी है, इसे सिर्फ इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ लगती है, बट अगर इसे ध्यान से देखें तो सेम चीज है जो सेक्शन 5 है। अ पर्सन entitled to possession of specific movable property may recover it in manner provided in Code of Civil Procedure 1908। सेम चीज आ गई। जो बंदा इंटाइटल्ड है पोजेशन के लिए किसकी, स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, कैसे रिकवर कर सकता है उसे, जो मैनर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बता रहा है। अब अगर इसे भी ध्यान से देखें तो इंटाइटल टू पोजेशन किस बेसिस के ऊपर हो सकती है, उसकी ओनरशिप के बेसिस के ऊपर, या फिर उसके पास कोई टेम्पररी राइट हो सकता है, जैसे कि बेली है, वो पॉनी है, फाइंडर ऑफ गुड्स है, ट्रस्टी है। इन सब के बेसिस के ऊपर भी वो इंटाइटल्ड हो सकता है पोजेशन के लिए। एंड नेचर ऑफ प्रॉपर्टी कैसी होगी, असर्टेनेबल। प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे है बच्चों मूवेबल प्रॉपर्टी से, कि वो कैसी होनी चाहिए, जो असर्टेनेबल है। इसका मतलब है कि जो डिस्टिंग्विश करी जा सकती है बाकी से। जैसे अगर हम कहते हैं कि कॉइन था मेरा, अब वो असर्टेनेबल होना चाहिए, उसका कोई यूनिक सिंबल होना चाहिए। या फिर कोई ग्रेन थे, उसे कैसे तुम असर्टेन कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो स्पेसिफिक होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा। जैसे एक कार है, वो बहुत स्पेसिफिक है, हमें पता है, उसके नंबर प्लेट से हम पता कर लेंगे। या फिर कोई स्टैचू है हमारा, अगर वो बहुत स्पेशल है, उसका कोई साइन है, हम उससे पता कर लेंगे ना। सो आई होप आपको सेक्शन 7 क्लियर होगा। उसकी इतनी कहानी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेक्शन 8। दैट्स ऑल्सो वेरी इजी। नाउ सेक्शन 8 प्रोवाइड्स रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक, सॉरी यहाँ पे एरर है, स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम अ पर्सन हु इज हैविंग पोजेशन but is not the owner to the person entitled to immediate possession। यानी कि एक स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, मान लो एक कार है, उसकी पोजेशन एक पर्सन के पास है, मान लो हमारे ए बंदे के पास इसकी पोजेशन है, बट वो ओनर नहीं है, इसे वो ड्राइवर की तरह काम कर रहा है, मान लो बी के लिए, बी के पास, बट उसकी इमीडिएट पोजीशन किसकी, उसके ऊपर हक किसका है, बी का है ना, उसकी ओनरशिप है इसके ऊपर, उसका राइट इमीडिएट है उसके ऊपर। बट जब ए है उसके पास भी सही पोजीशन है, वो ओनर भी नहीं है, बट तो 8 सेक्शन के अंडर उन्हें कंपेल किया जा सकता है कि बेशक तुम्हें ये चीज राइटफुली मिली हुई है, राइटफुली तुम पोजेस कर रहे हो, बट तुम्हें रिटर्न करनी पड़ेगी दूसरे बंदे को जो सू कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी इंटाइटलमेंट ज्यादा है इमीडिएट पोजेशन के लिए। इमीडिएट पोजेशन का मतलब होता है बच्चों की इमीडिएट उसी टाइम पे पोजेशन के लिए। ये सिर्फ तभी क्लेम करी जा सकती है जब एक बंदा जैसे कि एक बंदा अभी के अभी उसे चाहिए और वो ले सकता है। अगर बी ने ये गाड़ी इसके पास मॉर्टगेज की होती तो वो कब तक नहीं कर सकता, जब तक वो अपनी मॉर्टगेज को क्लियर नहीं करता, वो ए से डिमांड नहीं कर सकता सेक्शन 8 के अंडर। सो अब देखते हैं कौन से केसेस के बीच में ये मांगी जा सकती है। सो देयर आर 4 सर्कमस्टांसेस। सबसे पहला सर्कमस्टांस है व्हेन थिंग्स आर क्लेम्ड एज ट्रस्ट। सेक्शन 8 क्लॉज ए सेज व्हेन डिफेंडेंट क्लेम्स द थिंग एज ट्रस्टी ऑफ प्लेंटिफ ही is entitled to return it। यानी कि जब एक पर्सन गुड्स को ट्रस्टी की तरह हैंडल कर रहा है तो उसे कंपेल किया जा सकता है कि वो रिटर्न करे प्लेंटिफ को, क्योंकि वो उसका क्या था, एक एजेंट था, वो कभी भी इमीडिएट पोजेशन अपनी वापस मांग सकता है। सेक्शन 8 क्लॉज बी क्या कह सकता है कि तब भी डिमांड करी जा सकती है जब मॉनेटरी रिलीफ इनएडिक्वेट है। यानी कि अगर हम जितने मर्जी पैसे दे दें भाई, इससे इफेक्टिव रिलीफ नहीं मिलेगा। फॉर इंस्टेंस आइडल ऑफ ए फैमिली टेम्पल इज इन कस्टडी ऑफ ए रिटायर्ड प्रीस्ट। अब जो फैमिली टेम्पल का आइडल है उसका कोई मॉनेटरी रिलीफ उनके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। उनकी डीप वैल्यूज, डिवोशन, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वगैरह उनकी उनसे जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से उसके लिए मॉनेटरी रिलीफ नहीं है एडिक्वेट। तो क्या किया जा सकता है, उसकी
पोजेशन को ही मांगा जाएगा, कंपेल की जाएगी उसकी डिलीवरी। एंड थर्ड सर्कमस्टांस बहुत सिमिलर है सेकंड वाले से ही, व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू असर्टेन डैमेजेस डिलीवरी में बी कंपेल्ड। डैमेजेस का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कितने पैसे में ये जो उसकी डैमेज हुई है, ये जो चीज उसके पास से गई है, वो सब कंपनसेट की जा सकती है। अगर वो करना बहुत डिफिकल्ट है देन भी डिलीवरी कंपेल की जा सकती है। फॉर इंस्टेंस, ओरिजिनल पेंटिंग ऑफ अ डिसीज्ड पेंटर आर इन पोजेशन ऑफ अनदर। नाउ जो बंदा डिसीज्ड हो गया, उसकी पेंटिंग जो ओरिजिनल वाली किसी और बंदे की पोजेशन में है, उसकी डैमेजेस असर्टेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा इस केस में, डिलीवरी कही जाएगी भाई डैमेजेस नहीं दिए जा सकते, तू इसे वापस कर। दैट्स द थिंग। एंड फोर्थ बहुत इजी हो जाता है कि अगर थिंग रॉन्गफुली ट्रांसफर होगी। बट अभी क्वेश्चन आता है यार दिमाग में, चार सर्कमस्टांस पढ़ लिए कब कब किया जा सकता है, ये पढ़ लिया 8 सेक्शन के अंडर है, किस पर्सन से किस पर्सन के पास जा रही है ये भी पता लग गया। बट अब प्रूफ किसे करना है, किसने प्रूव करना है कि ये जो गुड की डिलीवरी है यही सही चीज होगी, यही होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, इसमें अलग अलग केसेस में अलग अलग होते हैं। जैसे कि सेक्शन 8 क्लोज है, यानी कि जब ट्रस्टी वाला केस है, कौन सा केस है, ट्रस्टी का केस है। एंड सेक्शन 8 क्लोज डी, जब रॉन्गफुल ट्रांसफर हो रहा है तब प्रूव करेगा प्लेंटिफ जो केस कर रहा है कि मेरा इसके साथ एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप था जी ट्रस्टी के साथ, और अब मुझे ये वापस चाहिए गुड्स। एंड सेक्शन 8 क्लोज डी में भी उसने प्रूव करना है कि भाई ये इसका ट्रांसफर जो मेरी गुड का हो गया वो गलती से हो गया, इसे को मुझे वापस दे। बट ऑन द अदर हैंड, in under section 8 clause b and 8 clause c, it is on defendant to prove that monetary relief is adequate and it is not difficult to ascertain damages। यानी कि जब हमने पढ़ा कि मॉनेटरी रिलीफ इनएडिक्वेट और जो डिफिकल्ट टू असर्टेन डैमेजेस वाला पॉइंट है, उससे डिफेंडेंट को प्रूव करना पड़ता है, उसके ऊपर ये सारा बर्डन होता है कि तू प्रूव कर कि मॉनेटरी कंपनसेशन ठीक रहेगी यहाँ पे और वो इनएडिक्वेट नहीं होगी। सो दैट्स ऑल विद सेक्शन 8। In the next video, we are going to discuss the chapter 2 that's on the specific performance of contracts. So stay tuned for it and do not forget to subscribe to log out easy. That's all for today. Thank you so much.